जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 थ्योरी की क्लास में हमारी 36th क्लास है। और इसके पहले हमने थ्योरी क्लास में क्या देखा था, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले सेक्शन की शुरुआत हमने की थी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद जब हमने एक क्लास लिया था छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, जो पहली क्लास थी उसमें हमने पाषाण काल देखे, महाभारत काल देखे, बौद्ध एवं जैन काल देखे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू जाने लग गए, तो हमारी जो हिस्ट्री वाली सेक्शन था उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक दिया गया था। अब जो एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। उसके 1 से 2 क्लास आएगी तो वो कभी भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उसके पहले बहुत दिन से डिमांड हो रही थी, किसके द्वारा, खासतौर पर सचिन राठौर जी बोले थे कि सर छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले सेक्शन को जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, जिससे हम लोग रिवाइज अच्छे से कर पाए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास वाला जो सेक्शन है उसकी क्लासेस अब आपको लगभग मिलेंगी जब तक कि छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम थ्योरी क्लास देखेंगे, साथ में एमसीक्यूज भी देखेंगे। लेकिन आपको एमसीक्यूज में पता है कि हमने मॉडर्न भी देख लिया है। एमसीक्यूज में मॉडर्न छत्तीसगढ़ और मिडिवल छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़, तो जो भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसको बस आपको रिवीजन करना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम थ्योरी की क्लासेस में सारी चीज़ें देखेंगे, एंशियंट भी देखेंगे, मॉडर्न भी देखेंगे और मिडिवल भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इसके साथ में एंशियंट के एमसीक्यूज बचे हुए हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज जो बचे हुए हैं इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के हम पहले सेक्शन की तरफ, पहले स्लाइड की तरफ। लेकिन उसके पहले हम ये पता होना चाहिए कि आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य, सातवाहन वंश, गुप्त वंश एवं नल वंश, इनसे जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। देखिए, इसमें आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगा और वो टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आप इसके अलावा जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताने वाला हूँ वहाँ पे वो मोस्ट आईएमपी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा अगर आपको और उत्सुकता है कि मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में और कुछ जान लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे और भी स्लाइड दिए हुए रहेंगे, उसको भी आप एक बार कहानी के तौर पे पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पे क्लास में होने वाली हैं सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। तो हम लास्ट क्लास के साथ में इस क्लास को जोड़ते हुए शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात किया था बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध और जैन धर्म का जैसे ही समाप्त होता है, वो जो काल होता है वो जैसे ही समाप्त होता है, तो उसके बाद जो काल आता है उसे हम बोलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या शुरुआत होता है तो आपको पता होगा। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता तो भी बता देता हूँ। उस टाइम पे क्या होता है कि लोग जमीन के लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आजकल होता है कि ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, वैसे उस टाइम पे जमीन के लिए लड़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं से राजाओं का और वंशावली का शुरुआत हो जाता है। जो वंशावली होती है वो कब से शुरुआत होती है उसके बारे में, तो महाजनपद काल से शुरुआत होती है। जमीन के लिए लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये जमीन हो गया मेरा और ये जमीन हो गया आपका। ठीक है, और अब आपके 4 बच्चे हो गए तो आप क्या करोगे कि ठीक है, अभी इसको हम मैप पीट देते हैं और इसको पीट के जमीन को हथिया लेते हैं। तो ये जो शुरुआत होती है वो कब से शुरुआत होती है, तो महाजनपद काल से ये शुरुआत होती है, जमीन को हथियाने की और लड़ाई करने की। ठीक है, यहीं से ही टोटल कितने जनपद बनते हैं, तो 16 जनपद बनते हैं। कितने जनपद? 16 जनपद बनते हैं। ये जो 16 जनपद बनते हैं, आपको याद होगा कि जो जनपद हैं ये इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध धर्म का एक निकाय है जिसका नाम है, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का के अगुत्तर निकाय से। कहाँ से? अगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे टोटल 16 जनपद थे। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से जनपद का भाग था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो चेदी महाजनपद का भाग था। कौन से? चेदी महाजनपद का भाग था। हमारे छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चेदिसगढ़। तो कई लोग बोलते हैं कि इसी का अपभ्रंश ही हमारा छत्तीसगढ़ बन जाता है, चेदिसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, जो चेदी की जो राजधानी रहती है वो क्या रहती है? शक्तिमती। क्या रहती है? शक्तिमती रहती है। ठीक है, ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, फिर भी हमें याद रहना चाहिए। ठीक है,
अब ये जो चेदिसगढ़ है या फिर जो चेदी महाजनपद है, इसका जो साम्राज्य रहता है यहाँ का, मुख्यतः बुंदेलखंड का पठार वाला एरिया रहता है। कहाँ का? तो बुंदेलखंड का जो पठार, आप हिस्ट्री जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बुंदेलखंड का पठार जहाँ पे है वहीं पे मुख्यतः किसका कब्जा था? तो चेदी महाजनपद का। ठीक है, वैसे टोटल कितने वंश थे, कितने जनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। चलिए, उसके बाद ये महाजनपद की कहानी यहाँ पे खत्म। हमारा छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत में आता था। चलिए, उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। आखिर ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था या नहीं था, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो ये हमें कैसे पता चलता है? सीधी सी बात है कि हिस्सा था या नहीं था। कई लोग बोलने था, कई लोग बोलेंगे नहीं था। देखिए, इसके बारे में हमें पता चलता है कहाँ पे? एक ठठारी एक जगह है, ठठारी, और एक जगह है अकलतरा। अब आपने अकलतरा नाम सुना होगा, ठठारी तो नाम नहीं सुना होगा। ठठारी जो है वो शक्ति जिले में आता है। कौन से जिले में? शक्ति जिले में। और जो अकलतरा है वो जांजगीर चांपा जिले में आता है। यहाँ से एक्चुअल में सिक्के मिले हैं। कहाँ से? ठठारी और जो अकलतरा जो जगह है, यहाँ से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ये हो गया मौर्यकालीन सिक्का। तो मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो क्या हमारा पूरा छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था, या फिर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, या फिर मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था? ऐसा बात नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा था वही बस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था, मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य, अभी हमने बताया ठठारी और अकलतरा के बारे में। ठठारी और अकलतरा सिक्के मिले तो हमें पता चल गया, ठठारी और अकलतरा में सिक्के मिल गए। मौर्य काल के सिक्के थे, इससे हमें पता चल गया कि हाँ ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। चलिए, उसके बाद देखिए एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है? कि मौर्य साम्राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था अशोक। तो अशोक की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से, जो कि पूर्व में कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। ठीक है, वहां से एक कोटाडोल जगह है। ठीक है, एमसीबी जिले में स्थित कोटाडोल में अशोक कालीन मूर्ति के लिए एक प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे अशोक काल की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हाँ, जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तभी तो जो अशोक, मौर्य साम्राज्य में कौन एक राजा थे? अशोक। तो अशोक की जो मूर्तियां मिली है कहाँ से मिली है? तो एमसीबी जिले से मिली है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहाँ पे आपको ये पहाड़ी दिख रही होगी। ये पहाड़ी का नाम क्या है? तो ये पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। कौन से जिले में है ये? सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना चाहिए, कौन से जिले में है? ये सरगुजा जिले में है। जो ये रामगढ़ की पहाड़ी आपको दिख रही होगी, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में 2 गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे अंदर में गुफा है। ठीक है, 2 गुफाएं हैं। एक गुफा का नाम है जोगी मारा गुफा और एक गुफा का नाम है सीता बेंगरा गुफा। जो जोगी मारा गुफा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से होता क्या है? तो जोगी मारा जो गुफा है वहाँ पे मौर्य कालीन अभिलेख मिले हैं। मतलब मौर्य काल में जो लेख लिखे गए थे वो एक गुफा से मिले हैं। वो गुफा कहाँ पे है? तो सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले में आप जब जाओगे तो एक रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगी। ये देखिए, ऐसे आप जाओगे, ऊपर चढ़ोगे तो आपको रामगढ़, ये पूरी रामगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ पे मिलेगी 2 गुफाएं। 2 गुफाओं का नाम अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, सीता बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा। जोगी मारा जो गुफा है वहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं उसकी जो भाषा रहती है वो पाली भाषा रहती है, और जो उसकी लिपि रहती है वो ब्राह्मी लिपि रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो गुफा है ये है सीता बेंगरा गुफा। ठीक है, सीता बेंगरा गुफा एक ऐसी गुफा थी जहाँ पे नाट्यशाला के अभिलेख, नाट्यशाला की यहाँ पे क्या चित्र मिले हैं, नाट्यशाला मिला है कि यहाँ पे पहले नाट्यशाला मतलब नाटक आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो जोगी मारा गुफा से क्या मिल गया? यहाँ पे अभिलेख मिल गए मौर्य काल के। ठीक है, एवं इसके अलावा यहाँ पे एक देवदत्त, एक नर्तक था, देवदत्त उसका नाम था, और एक उनकी जो प्रेमिका थी, है ना, सुतनुका।
ठीक है। इनके प्रेम का वर्णन मिलता है। ये दोनों क्या रहते हैं, तो डांसर रहते हैं, देवदत्त और सुत्तनुका। ठीक है, यहाँ पे अभिलेख भी मिलता है मौर्य काल का, एवं देवदत्त एवं सुत्तनुका की प्रेम गाथा का वर्णन रहता है। ये दोनों डांसर रहते हैं। अब अगर पूछ ले कि ये दोनों गुफाएं मिली हैं, इनकी खोज किसने किया, तो इनके खोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किसने किया, कर्नल आउंसले ने किया। किसने, कर्नल आउंसले ने किया। ठीक है, कर्नल आउंसले इसकी खोज करते हैं, एवं जो इसका अध्ययन करता है वो अध्ययन कर्ता का नाम आपको याद रखना है, संतलाल कटारे जी। कौन, संतलाल कटारे जी इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि ये कौन से काल के हैं, तो इसको खोज लेते हैं। देखिए कर्नल आउंसले जो जी रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनको घूमने का बहुत मन रहता है, तो ये ऐसे पेड़ ऐसे पहाड़ चढ़ते रहते, तो इनको मिल जाता है क्या, रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी में मिलते हैं इनको सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा मिल जाती है। फिर ये बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे लिखा क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो संतलाल कटारे जी जो रहते हैं ये वहाँ पे बताते हैं कि ये चीज़ें लिखी हुई है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी, ये रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा गुफा में विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला या फिर थिएटर के साक्ष्य मिले हैं। मतलब विश्व का प्राचीनतम जो नाट्यशाला है, जहाँ पे नाटक होता था, वो कहाँ पे, यही रामगढ़ की पहाड़ी पे होता था। ठीक है, इस प्राचीनतम नाट्यशाला का जो अध्ययन है वो किसने किया था, तो संतलाल कटारे जी ने किया था। किसने, संतलाल कटारे जी ने किया था। खोज किसने की थी, तो खोज यहाँ पे आपको लिखना है कर्नल आउंसले जी ने किया था। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम जोगीमारा गुफा की। चलिए यहाँ पे है इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर, यही रामगढ़ की पहाड़ी पर जोगीमारा गुफा भी है। अभी हमने सीता बेंगरा गुफा देखा था, अब जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा में सुत्तनुका नामक देवदासी एवं नर्तक देवदत्त और सुत्तनुका दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। किस में किया गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, जोगीमारा गुफा। इसी में देवदत्त और सुत्तनुका नामक देवदासी का प्रेम गाथा का वर्णन है, यहाँ पे लव स्टोरी लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए, मान्यताओं के अनुसार अशोक कलिंग विजय के दौरान सरगुजा जिले से गुजरा था। जो एक अशोक थे, अशोक मौर्य वंश के एक शासक थे, वो सरगुजा क्षेत्र से गुजरे थे। ठीक है, अतः जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, या फिर वो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, चलिए उसके बाद सरगुजा में सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा से अशोक कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन से, अशोक के काल के, मतलब मौर्य काल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी लिपि पूछ लेता है। लिपि कैसी है, तो उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और उनकी जो भाषा पूछ लेगा तो भाषा आपको याद रखना है, उनकी जो भाषा है वो है पाली भाषा। ठीक है, तो मौर्य काल में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि और भाषा पाली भाषा है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे। उसके बाद जो शुरुआत होती है, देखिए मौर्य काल के बाद में आता है कौन सा काल, तो सातवाहन काल। सातवाहन काल मुख्यतः दक्षिण भारत का हिस्सा रहता है, दक्षिण भारत के वंश रहते हैं। कहाँ पे, दक्षिण भारत के। इसकी जो राजधानी रहती है वो कहाँ पे रहती है, प्रतिष्ठान रहती है, प्रतिष्ठान। ठीक है, जब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे है ना इंडिया की, तो आपको पता होगा प्रतिष्ठान सातवाहन की राजधानी थी। प्रतिष्ठान कहाँ पे आता था, तो महाराष्ट्र राज्य में आता था। महाराष्ट्र राज्य की में एक प्रतिष्ठान जगह है, वहाँ पे सातवाहन वंश की राजधानी थी। ठीक है, सातवाहन वंश में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये सातवाहन वंश के हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मिली हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कोई सबूत मिले हैं कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में भी सातवाहन वंश का यहाँ पे जलवा था, क्या ऐसा कुछ था, तो बस आपको इतना ही बस याद रखना है। देखिए शक्ति जिले, क्या कौन से जिले, शक्ति जिले के किरारी से, शक्ति जिले के किरारी से वर्ष 1921 में प्राप्त काष्ठ स्तंभ, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, ये देखिए आपको काष्ठ स्तंभ दिख रहा होगा, तो काष्ठ स्तंभ से सातवाहन वंश का पता चलता है। कहाँ से, शक्ति जिला है, शक्ति जिले के किरारी एक ग्राम है, किरारी ग्राम से 1921 में काष्ठ स्तंभ यहाँ पे पाया गया। वहाँ से पता चला कि हाँ यहाँ पे सातवाहन वंश वाले भी आए थे, यहाँ पे थे। ठीक है, इसे वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, महंत घासीदास संग्रहालय में इसे रखा गया है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ, गुंजी, दमऊ दरहा,
से प्राप्त शिलालेख कुमार वरदत्त श्री जी का है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए सातवाहन वंश के ही एक राजा रहते हैं वरदत्त श्री, उनका भी शिलालेख मिला है। कहाँ से मिला है? तो गुंजी, गुंजी एक जगह है वहां से। ठीक है, गुंजी एक जगह है वहां से वरदत्त श्री का भी शिलालेख मिला हुआ है। उसके बाद देखिए सातवाहन जो ये वंश थे, सातवाहन वंश की हम बात करेंगे। और सातवाहन वंश में आपको एक चीज और याद रखना है कि एक राजा थे अपीलक। ठीक है, एक राजा अपीलक थे और एक राजा थे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और जो तीसरे राजा थे उनका नाम था वेदश्री। ठीक है, तो ये जो तीन राजाएं हैं, ये जो तीन राजा आपको दिख रहे होंगे, ये राजाओं के टाइम की मुद्रा मिली है, इनकी मुद्रा मिली है। कहां से मिली है? आखिर ये मुद्रा कहां से मिली है? जो सातवाहन काल के राजा थे अपीलक, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और वेदऋषि, इनकी मुद्राएं मिली हैं। कहां से मिली है? तो मल्हार से मिली है। ये मल्हार कहां पे है? तो आपको पता होगा बिलासपुर जिले में है। बिलासपुर जिले के मल्हार से अपीलक, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और वेदऋषि की मुद्राएं मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे बिलासपुर के आसपास भी सातवाहन जो वंश के राजा थे वो आए थे, वहां पे इनका भी कब्जा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। देखिए अब हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। ये वंश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी, उसके दृष्टिकोण से भी, और हमारे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी। देखिए गुप्त वंश के शासक क्या हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे? तो आप बोलोगे आए थे तभी तो हम गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर आए थे तो हमें पता कहाँ से चला, इन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। गुप्त वंश के शासक यहाँ पे आए थे, उसके बारे में हमें पता कहां से चला? तो प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जहां से हमें पता चलता है कि गुप्त वंश के शासक हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग मतलब प्रयागराज हो गया, प्रशस्ति मतलब राजाओं का गुणगान करने को हम प्रशस्ति बोलते थे, अभिलेख मतलब इसमें लिखा गया। आपको ये पिलर दिख रहा होगा, पिलर में ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये रेड में दिख रहा था अभी तक, इसी के अंदर में लिखा गया था यहाँ पे राजाओं के बारे में, इन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते। ठीक है, तो कौन से वंश के? गुप्त वंश के राजाओं के बारे में ये सब बताया गया था यहाँ पे। ठीक है, इसकी रचयिता किसने की, किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? तो हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा जाता है, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? तो दक्षिण कोसल बोलते हैं। हरिसेन जो एक लेखक रहते हैं, कवि रहते हैं, वो प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं और प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला, आपको याद रखना है। चलिए, अब जो हरिसेन रहते हैं, हरिसेन द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख होता है उसमें समुद्रगुप्त, एक गुप्त वंश के राजा रहते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकाटक नरेश, महेंद्र सेन तथा महाकांतार के नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा, ये क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया छत्तीसगढ़ हमारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी छत्तीसगढ़ वाला एरिया है और जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, आप बोल सकते हैं बस्तर वाले एरिया के अलावा, ये जो था इसको हम क्या बोलते थे? इसको दक्षिण कोसल बोलते थे। क्या? इसे दक्षिण कोसल बोलते थे। और जो बस्तर वाला क्षेत्र है, बस्तर वाले क्षेत्र को महाकांतार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महाकांतार। जो दक्षिण कोसल का राजा था वो वाकाटक वंश का था। वाकाटक वंश का, कौन से वंश का? वाकाटक वंश का। मान लीजिए अभी के बारे में, ठीक है, अभी के बारे में एक यहाँ पे साहू एक लड़का हो गया प्रमोद साहू करके। ठीक है, अब प्रमोद साहू के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पे जितने भी अदर कास्ट वाले हैं, सब नहीं, अदर कास्ट मीन्स यहाँ पे सबको हरा देता है। और इसका जो प्रमोद साहू है, अभी यहाँ पे क्या चलेगा? तो बोलोगे आप साहू वंश चलेगा अब। ठीक है, साहू वंश कहाँ पे चलेगा? तो पूरे छत्तीसगढ़ में चलेगा, क्योंकि सबको हरा दिया है। तो अब इसका क्या होगा? प्रमोद साहू के बाद इसका बेटा बन जाएगा, विमल साहू बन जाएगा। मान लीजिए विमल नाम है इसका, तो विमल साहू यहाँ का राजा बन जाएगा। तो इसी वंश को हम बोलेंगे साहू वंश। वैसे ही जो दक्षिण कोसल वाला एरिया, जो उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ वाला एरिया है,
यहाँ पे वाकाटक वंश के राजा हुआ करते थे। ठीक है, कौन सा वंश? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का एक राजा था महेंद्र सेन। इसको किसने हराया? तो इसको समुद्रगुप्त ने हराया। समुद्रगुप्त कौन सा शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश कहाँ का था? तो अब अगर मान लीजिए हमारा ये भारत हो गया, भारत में उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भारत की बात हो रही है, यहाँ पे एक राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अब क्या है कि मुझे दक्षिण भारत का क्षेत्र भी जीतना है, यहाँ का ये वाले क्षेत्र भी जीतना है। तो क्या किया ये, अब यहाँ छत्तीसगढ़ से होते हुए आएगा। तो छत्तीसगढ़ में पहले क्या पड़ेगा? दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल के राजा वाकाटक वंश के थे। वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को पहले हरा दिया। उसके बाद ये महाकांतार, जो महाकांतार एक जो क्षेत्र था, महाकांतार में एक नल वंश था। वहां पे कौन सा वंश चल रहा था? नल वंश। और नल वंश का राजा कौन था? तो वहां पे व्याघ्रराज राजा था। व्याघ्रराज को हरा देते हैं। ठीक है, तो पहले महेंद्र सेन, उसके बाद व्याघ्रराज को हरा देते हैं। कौन हराता है? तो समुद्रगुप्त हराते हैं। आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिली। किसको हराते हैं? महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को हराते हैं। सारी चीजें आपको पढ़नी है और बस इतना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम उसके बाद बात करने वाले हैं किसके बारे में? ये हो गया गुप्त वंश। ठीक है, अब गुप्त वंश यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ कुछ देख लीजिएगा। जो ये समुद्रगुप्त था, कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो वाइफ है वो भी आई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो रूपा देवी। क्या नाम था? रूपा देवी। रूपा देवी आई कहाँ पे? ये हो गई वाइफ, ये हो गया हस्बैंड। ठीक है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त की जो वाइफ है रूपा देवी कहाँ पे आती हैं? तो कोपरा ग्राम में आती हैं। कोपरा ग्राम कहाँ पे आता है? तो कोपरा ग्राम महासमुंद जिले में है। कौन से जिले में? महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले में एक कोपरा ग्राम है, वहाँ पे रूपा देवी आई थी। इनके बारे में साक्ष्य मिलता है। और ये कौन से वंश के? जो आप बोलोगे गुप्त वंश के बारे में बात हो रही है। तो गुप्त वंश के बारे में एक चीज यहाँ पे आपको और पता चल गई। चलिए पहली चीज, पहला फैक्ट ये पता चल गया। दूसरा, यहाँ पे एक चंद्रगुप्त राजा था। गुप्त वंश में ही एक चंद्रगुप्त राजा है। चंद्रगुप्त राजा की एक बेटी रहती है। इनकी बेटी का नाम रहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, आप यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम रहता है प्रभावती। ये जो प्रभावती रहती है, ये प्रभावती का विवाह किसके साथ हो जाता है? तो हमारे राज्य के वाकाटक वंश, अभी हमने देखा था कहाँ पे? जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में। ठीक है, इसके पहले वाली स्लाइड में यहाँ पे देखा था वाकाटक नरेश, महेंद्र सेन। ठीक है, महेंद्र सेन। इसके बाद और सेन वंशों का जब जलवा रहेगा तो उसमें ही अगला वंश जो था, अगला जो राजा रहता है वो कौन रहता है? रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन। तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किसका विवाह होता है? तो प्रभावती। प्रभावती कौन रहती है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी रहती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती, प्रभावती का विवाह किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ में विवाह हो जाता है। और ये वाकाटक वंश का एक राजा रहता है, वाकाटक नरेश। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला फैक्ट कि जब ये गुप्त वंश चलता है उस टाइम पे कुछ कुछ मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। कौन कौन से मंदिर का? पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है ताला गांव। ताला गांव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है, आप बताइए सबसे पुराना मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा है? सोचिए सोचिए कौन सा है? तो आपको याद ही होगा देवरानी जेठानी मंदिर। तो ताला गांव का देवरानी जेठानी जो मंदिर है वो गुप्त वंश के शासकों ने ही बनवाया था। गुप्त काल के टाइम पे ही ये बनवाया गया था। ठीक है, तो गुप्त काल के टाइम पे ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर एवं यहाँ पे एक और मंदिर है पुजारी पाली या फिर बरमकेला, नाम वही है पुजारी पाली या फिर बरमकेला का केवटिन मंदिर। कौन सा? केवटिन मंदिर। ये जो मंदिर है ये भी गुप्त वंश के टाइम पे ही बनाया गया था। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के मंदिर है पुजारी पाली बरमकेला मंदिर। ठीक है, ये भी गुप्त वंश के टाइम पे ही बनाया गया था। और ताला गांव का देवरानी जेठानी जो मंदिर है ये भी गुप्त वंश के टाइम पे ही बनाया गया था।
अब आगे हम बात करेंगे नल वंश के बारे में। नल वंश जो था मुख्यतः हमारे बस्तर संभाग की बात हो रही है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है पिछले स्लाइड में कि नल वंश के राजा एक व्याघ्रराज रहते हैं। व्याघ्रराज को कौन हराता है? तो कौन हराता है आपको पता है? समुद्रगुप्त हराता है। ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यहाँ पे वाकाटक नरेश रहते हैं। कौन? वाकाटक नरेश। और यहाँ पे कौन? नल वंश के शासक। अभी जो नल वंश के शासक हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मुख्यतः कहाँ पे? तो ये बस्तर संभाग, आप आज का जो बस्तर है उस बस्तर के क्षेत्र पे ये रहते थे। इनकी राजधानी अगर पूछा जाए, बस्तर के नल वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तो पुष्करी या फिर कोरापुट। पुष्करी कोरापुट कहाँ पे आता है? तो आप बोलोगे उड़ीसा राज्य में आता है। कौन से? उड़ीसा राज्य में। उस टाइम पे तो ऐसा राज्य डिवाइड नहीं था, ये सब तो बाद में हुआ, बहुत टाइम बाद हुआ है, कई हजार साल बाद। ठीक है, तो उस टाइम पे जो उनकी राजधानी थी पुष्करी और या कोरापुट में थी। बस्तर के नलवंश है ना, बस्तर क्षेत्र में नलवंश का कब्जा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था एक साहू समाज हो गया, ठीक है, साहू वंश हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे देवांगन वंश हो गया। ठीक है, तो वैसे ही ये वंश चल गया। तो अब देवांगन मान लीजिए रामलाल देवांगन, तो ये इसका जो बेटा आएगा वो श्यामलाल देवांगन। तो वंश कौन सा चला? ये देवांगन वंश हो गया। देवांगन देवांगन जैसे सरनेम के हिसाब से वैसे ही चलता रहा था। ठीक है, यहाँ पे नल वंश हो गया। चलिए, नल वंश के संस्थापक कौन? तो शिशुक, इसके संस्थापक। शिशुक के बाद व्याघ्रराज। व्याघ्रराज को कौन हराया? समुद्रगुप्त हराता है। ठीक है, शिशुक इसके संस्थापक, क्योंकि पहले शासक रहते हैं इसलिए संस्थापक कौन? शिशुक। नल वंश के संस्थापक पूछ लेगा तो शिशुक आपको याद रखना है। उसके बाद व्याघ्रराज। उसके बाद अब इनके नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको विलासतुंग नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कौन सा? विलासतुंग नाम याद रखना है। ठीक है, विलासतुंग नाम याद रखिएगा। उसके बाद अंतिम शासक कभी पूछ लेता है तो जो नल वंश के अंतिम शासक थे वो नरेंद्र धवल जी थे। ठीक है, शिशुक नल वंश का शासक। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि शिशुक कौन से वंश का शासक था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शिशुक था वो नल वंश का। शिशु मतलब एक छोटा सा बच्चा, वो जो बच्चा है नल में पानी भरने गया है, आप ऐसे याद कर सकते हो, एक बच्चा वो नल में पानी भरने गया है, वहाँ पे बाघ आ जाता है। ठीक है, फिर बाघ वहाँ पे एक बच्चे की लाश भी देखता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, कुछ भी ट्रिक बना के अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा। चलिए, नल वंश का संस्थापक शिशुक। शिशुक के बाद व्याघ्रराज। विलासतुंग एक बहुत अच्छा राजा था, है ना, इसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। और अंतिम जो शासक था वो है नरेंद्र धवल। जो नल वंश के शासक थे वो मुख्यतः बस्तर संभाग में थे, बस्तर संभाग में थे, और इनकी जो राजधानी थी वो पुष्करी कोरापुट थी। अब देखिए, राजीव लोचन जो मंदिर है, अभी हमने बताया राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कौन? नल वंश का शासक विलासतुंग कराता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि राजीव लोचन का मंदिर कौन से वंश के शासक ने कराया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नल वंश का शासक था। अब नाम पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए विलासतुंग। ठीक है, वंश भी और नाम दोनों चीज याद रखना है। उसके बाद देखेंगे इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह मुख्यतः विष्णु मंदिर है। जो ये मंदिर आपको दिख रहा होगा राजीव लोचन मंदिर, यह मुख्यतः कैसा मंदिर है? तो विष्णु मंदिर है। जो विलासतुंग था वह वैष्णव धर्मावलंबी, मतलब कि वैष्णव धर्म को मानता था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यह जो मंदिर है वो पंचायत शैली में बनी है। कौन सी शैली में? ये पंचायत शैली। जो ऐसी मंदिरों का निर्माण किया जाता है, ये जो शैली होती है इस शैली को क्या बोला जाता है? पंचायत शैली। इसका जीर्णोद्धार पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने कराया था। जो राजीव लोचन मंदिर आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, आप किसी भी घर में रहते हैं तो 10 साल बाद 15 साल बाद वो जो घर है वो खराब होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर वहाँ पे कारपेंटर को बुलाएंगे, पेंटर लोग को बुलाएंगे, बोलेंगे अपना अपना काम कर दो, कोई छपाई कर दो, तो कोई जो यहाँ पे लकड़ी खराब हुई उसको ठीक कर दो, तो वो लोग अपना काम करते हैं। वैसे जो ये मंदिर है, मंदिर भी खराब होगी, तो अब इसको ठीक कौन करेगा? तो जो कलजुरी वंश का एक राजा रहता है उसका नाम क्या रहता है? पृथ्वी देव द्वितीय। पृथ्वी देव द्वितीय के जो सेनापति रहते हैं जगतपाल, जगतपाल जी, वो यहाँ पे किसका जीर्णोद्धार कराते हैं, मतलब मरम्मत कराते हैं, इसको ठीक कराते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोंडागांव जिले के केसकाल के निकट अडिंगा ग्राम से नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। अब आपको ये तो पता है कि जो नल वंश के शासक थे वो बस्तर संभाग में थे, बस्तर क्षेत्र में थे, तो बस्तर क्षेत्र में ही कोंडागांव जिला आता है। कोंडागांव जिले में एक अडिंगा ग्राम है। कहाँ? कौन सा ग्राम? अडिंगा ग्राम है। और यही अडिंगा ग्राम में
जो नल वंश के शासक थे वो उनके गोल्ड क्वाइन मिले हैं, यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। दोस्तों इतनी सारी चीज़ जितनी मैंने बताई है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको बार बार रिवीजन करना है, याद करना है। यहाँ पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ कुछ चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा, केवल पढ़ना बस है ना, पढ़ना है केवल, है ना। एक बार अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो हमें जो चीज़ें हिस्ट्री में रटनी पड़ती हैं वो रटनी नहीं पड़ेंगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में देखिए सरगुजा में है, उसके बारे में इसको पढ़ लीजिएगा। फिर ये अगली स्लाइड है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और ये भी स्लाइड, ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।